कैसे हैं सब लोग? क्या इशू आ रहा है इसका? देखा आपने इस राफेल का? सिस्टम चेंज किया है और हेडफोन बार बार लगा के देखे थे। ये तो खराब है, हैंड फ्री भी नहीं लग रही उस तरफ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था लग रहा। फिर मैंने सिस्टम चेंज, अब यहाँ पे ये चल गया। और मुझे बता रही थी तो मैंने कहा हैंड फ्री को चेंज कर ले। हैंड फ्री मैंने 3 लगाई है, वो सिस्टम का शायद कोई मसला है। हाँ जी हाँ जी, नहीं उधर कुछ भी नहीं था चल रहा। यहाँ पे आई हूँ तो यही हेडफोन चल गया जो वहाँ खराब, पता नहीं फिर शायद वैसे कुछ हुआ था। मैम जी बच्चा कोई भी ऑनलाइन नहीं है, एक हुई है जी। ठीक है। हाँ जी, ग्रुप में मैसेज करो कि सब लोग ऑनलाइन हो। ग्रुप में कांटेक्ट करो सबसे। अच्छा, हमारा टॉपिक जो है हम देख रहे थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ नर्सिंग है क्या, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कंपोनेंट्स हमने देखे थे रिप्रोडक्टिव के क्या है। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशंस देख रहे थे, हमने काफ़ी डेफिनेशंस देखी थी और पेरीमेनोपॉज देखा था, कॉन्ट्रैक्शन फ्लो किया, पैप स्मेयर देखा था, सेक्सुअल डेवलपमेंट हमने देखी थी। ठीक है, कंसेप्शन क्या है ये देखा था, और इसके अलावा प्री नेटल डेवलपमेंट क्या है। आज का जो हमारी स्लाइड है वो है प्री नेटल डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम देखेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट में इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। Although sex determined at conception, but the reproductive system of the male and the female remains same till 6 week. ठीक है, जब तक 6 वीक चल रहा होता है तब तक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही चेंजेस जो बनना शुरू होती हैं वो 7 वीक्स के बाद होती हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि जब अर्ली वीक्स में डॉक्टर से पूछो कि क्या सेक्स है, कुछ लोग जो है वो जैसे ही कंसीव करते हैं तो लोग सेक्स पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 6 वीक तक सेक्स जो है वो सेम रहता है। इंटरनल ऑर्गन जो है मेल और फीमेल के, एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो सेम रहते हैं। फिर उसके बाद जाके उसमें चेंजेस आना 7 वीक से शुरू होती है, स्टार्ट होती 7 वीक से। इसलिए जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो डॉक्टर बताते हैं कि एग्जैक्ट क्या सेक्स है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उन्होंने कहा कि रिमेन सेम टिल 9 वीक्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया से ही हम बता सकते हैं ना कि मेल है या फीमेल है। तो हमने कहा कि 9 वीक्स तक, यानी कि 2 वीक्स और 2 मंथ्स और कुछ वीक्स तक जो है वो सेम रहता है। ठीक है, आफ्टर 9 वीक इट बिगेंस टू चेंज एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स कंप्लीट एट अबाउट 12 वीक, यानी कि 3 मंथ पे कंप्लीट हो जाते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ठीक है, ये सबसे पहले हमने प्रीनेटल देखा, अब हम देखेंगे चाइल्डहुड में क्या होता है। ठीक है, इसमें चाइल्डहुड में उन्होंने कहा है कि ये 12 ईयर्स भी होता है चाइल्डहुड। नेक्स्ट, इसमें सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिमेन्स इनएक्टिव, इसमें इनएक्टिव रहती हैं सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अभी प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। At sexual maturity, the hypothalamus stimulates the anterior pituitary gland to produce hormone by the gonads. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले ये बताया कि चाइल्डहुड जो है वो स्टार्ट होता है 12 ईयर से। उसमें जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनएक्टिव रहती हैं। कोई बच्चे को इस बारे में पता नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई इस तरह की फीलिंग्स डेवलप नहीं होती।
और ये कब कब चलता है, ड्यूरिंग इन्फेंसी और चाइल्डहुड में। फिर उसके बाद जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो हाइपोथैलेमस करवाता है, वो स्टिमुलेट कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन बाय गोनाड्स। सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है, सबसे पहले आ जाता है प्यूबर्टी। इसके स्टेजेस में puberty है refers to the time during which reproductive organs become fully functional, ठीक है। ये puberty एक ऐसा टाइम है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फुली फंक्शनल हो जाती हैं। इट इज़ नॉट अ सिंगल इवेंट बट अ सीरीज ऑफ चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलसेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोई एक सिंगल इवेंट नहीं होता, उसमें इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस बॉडी में आती रहती हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ होना, वॉइस का चेंज होना, हाइट का चेंज होना, फिजिकल चेंजेस आना, पिंपल निकलना और मेंस्ट्रुएशन और ये सारी चेंजेस आती हैं, ठीक है। एजेस बता दी हैं 10 to 14 या हार्मोन्स जो सेक्सुअल मैच्योरेशन में हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को टू स्क्रीट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। बोथ ऑफ दीज हार्मोन क्रिएटेड बाय द गोनाडोट्रोपिक सेल्स ऑफ मेच्योरिटी ग्लैंड्स एंड वर्क टुगेदर इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये जो सारे हार्मोन्स हैं ये गोनाडोट्रोपिक सेल्स जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ये रिलीज करते हैं और ये इकट्ठे मिलके काम करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। कौन से, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है। These hormones are not present in the significant amount until late childhood, ठीक है। उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम एज में नहीं होते जितना मेच्योर एज में जाके आते हैं, लेट चाइल्डहुड में आते हैं। ओवरीज एंड टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस्ड टाइनी अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, ये दोनों ओवरीज और टेस्टिस जो वो बना ऑल्दो वो हार्मोन्स कम अमाउंट में बनाते रहते हैं लेकिन उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होते। लेवल ऑफ द गोनाड्स इंक्रीज स्लोली, ठीक है। जो गोनाड्स हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, साइज में बढ़ना शुरू, स्क्रीशन में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर 12 ईयर्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स, 12 साल के बाद उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन है हार्मोन की वो टेक प्लेस हो जाती है, बिगिंस मैच्योरेशन, वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। फीमेल प्यूबर्टी चेंजेस क्या होंगे, ब्रेस्ट चेंजेस आ जाएंगे, बॉडी कंट्रोल आ जाएगी, शेप में आना बॉडी शुरू हो जाती है और इसके अलावा बॉडी हेयर आना शुरू हो जाता है, स्केलेटन ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, मेनार्की होती है और एमेनोरिया भी होता है। ये सारी चेंजेस आती हैं प्यूबर्टी में, या तो पीरियड्स होंगे या नहीं होंगे। मेल प्यूबर्टी चेंजेस कैसी होंगी, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल, इसमें नॉक्टर्नल एमिलियन होगी यानी कि वेट ड्रीम्स होते हैं और बॉडी हेयर होते हैं, बॉडी कंपोजिशन होती है, स्केलेटन ग्रोथ होती है और वॉइस चेंजेस होती हैं, ठीक है। ये मेल की चेंजेस हैं। डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, अब फर्टिलिटी में डिक्लाइन, ये सब क्या है, ये स्टेजेस ऑफ ये टोटल उन्होंने बताया हुआ है, ये पीछे जो हमने किया था ये सेक्सुअल डेवलपमेंट है, ठीक है। फीमेल प्यूबर्टी और मेल प्यूबर्टी हमने देखा है, इसके बाद हम देखेंगे जो फर्टिलिटी है उसमें डिक्लाइन कब आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक क्लाइमेक्ट्रिक एक स्टेज होती है, एक पेरीमेनोपॉज होती है और एक मेनोपॉज होती है। क्लाइमेक्ट्रिक क्या है, हाँ जी साइमा, क्लाइमेट्रिक कौन सा स्टेज है? हाँ जी रोजीना, फातिमा, सबा,
जी जी क्लाइमैक्टेरिक क्या है? व्हाट इज क्लाइमैक्टेरिक? रिप्रोडक्टिव टू नॉन रिप्रोडक्टिव, ठीक है। सबा कह रही है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, नहीं। फातिमा कह रही है नो। हाँ जी सरमा, क्या मैसेज किया था आपने? डिलीट कर दिया? जी सबा कह रही है ड्यू टू एटमॉस्फेयर होगा। फातिमा कह रही है नो आइडिया। रुसीना असद कह रही है बिफोर एंड आफ्टर मेनोपॉज स्टेज हो सकती है। अच्छा, फातिमा कह रही है पेरीमेनोपॉज, तो मेनोपॉज से भी सो पहले का टाइम होगा जब इंटरवल ज़्यादा हो जाता है मेरे मेंस्ट्रुअल का, ठीक है। फातिमा कह रही है मैम जब प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन हो क्लाइमैक्टेरिक है। अच्छा चलो, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ ये क्या है। क्लाइमैक्टेरिक कह रहे हैं ये क्या है, ये मिड लाइफ ट्रांजिशन है, ठीक है। यानी कि लाइफ का आप एक ऐसे मिड में पहुंच गए हो जिसमें ट्रांजिशन है, जिसमें फर्टिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो गई है टाइम टू टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 35 की एज में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस बायोलॉजिकल बेस्ड है, यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है ये, ठीक है। बायोलॉजिकल बेस्ड का मतलब है कि ऑर्गन से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, बट इम्पैक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। लेकिन इस पे जो इफेक्ट आता है वो इन्वायरमेंट का आता है। जैसे कि सबा ने कहा ड्यूरिंग मिड लाइफ मैन में एक्सपीरियंस अ रिडक्शन इन देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। मिड लाइफ के अंदर मैन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं कि वो रिड्यूस, उनकी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस कम होना शुरू हो जाती है। विमेन हाउ एवर लूज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वंस दे रिच मीनोपॉज। और जो फीमेल है उसकी भी जो वो है वो भी मीनोपॉज के करीब पहुंचना शुरू हो जाती है, तो वो भी रिप्रोडक्शन उसकी भी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिक्लाइन फेज है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? हाँ, ट्रांजिशन स्टेज है। ठीक
ठीक है। और पेरीमेनोपॉज क्या है? व्हाट इज पेरीमेनोपॉज? पेरीमेनोपॉज पेरीमेनोपॉज। हाँ जी मारिया, पेरीमेनोपॉज क्या है? हाँ जी, पेरीमेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज होने से पहले का टाइम है। ओके, और अच्छा, पेरीमेनोपॉज क्या है? द चांस ऑफ कंसीविंग नेचुरली अराउंड द पेरीमेनोपॉज इज वेरी लो। जब पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है तो उसमें चांस ऑफ कंसीविंग नॉर्मली जो है वो काफ़ी लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो है एग्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, यूजली नो मोर देन अराउंड 2%, एंड इवन techniques such as IVF are limited due to the low number of the eggs available in their significantly lower quality compared to the younger eggs। ठीक है, जो एग बच भी जाते हैं वो उतने मेच्योर नहीं होते कि वो कंसीव करवा सकें। ठीक है, तो 2% चांस के राउंड अबाउट भी नहीं होता पेरीमेनोपॉज में। ठीक है, तो नॉर्मली कंसीव करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए IVF भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अगर आपने इंक्रीज करना हो फर्टिलिटी को ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज तो वो कैसे होगा? इसके लिए है इन दिस केस फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऑफन रिकमेंडेड यूजिंग आइदर एन ओरल मेडिकेशन सच एज क्लोमिड वगैरह देते हैं। ठीक है, जिससे एग्स मेच्योर हों, या इंजेक्शंस लगाते हैं, इंजेक्टेबल हार्मोन्स देते हैं। ठीक है, दीज ट्रीटमेंट्स इंक्रीज FSH लेवल्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ा देते हैं। वो फॉलिकल जो होता है अच्छा सही से मेच्योर होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट करता है एग को टू रिलीज मोर देन वन एग। ठीक है, स्पेशली उनके लिए जिनके आवाज़ ठीक आ रही है आपको मेरी? हाँ, स्पेशली ये एग उनके मेच्योर करवाए जाते हैं जिनके नॉर्मली होते नहीं हैं, और फिर एक से ज़्यादा एग्स जो है वो मेच्योर करवा के IVF के लिए लिए जाते हैं। तो उनमें से कोई एक आधा एग होता है जिसको स्पर्म जो है जिसके साथ मीट करता है, कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एग होता है, या एक एग 2-3 एग जो है वो एक स्पर्म के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्विंस हो जाते हैं या ट्रिपलेट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एग जो है वो 2 या 3 से ज़्यादा मेच्योर करवाते हैं ताकि ज़्यादा एग्स जो है वो यूज़ किए जा सकें। IVF क्या है? हाँ जी, IVF क्या है? जी सबा, IVF क्या है? मारिया, फातिमा, रोजीना, सबा, मैमूना शरीफ, साइमा। व्हाट इज IVF? हाँ, इंट्रो हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हाँ जी, एम्ब्रियो फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड प्लेस्ड इन द यूट्रस। ठीक है, और कौन बताएगा? कौन इसको एलाबोरेट करेगा IVF को? थोड़ी सी डिटेल और बताओ।
हेडफोन चलाती मैंने भी चला ये लो, इधर चल रहा है, इधर ये चल रहा है। हाँ जी, और सबा, अच्छा, इनफर्टिलिटी ये क्या है, आईवीएफ क्या है, इज अ टाइप ऑफ असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसे आर्ट बोला जाता है, ठीक है। आर्ट, गिफ्ट ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। ये क्या है, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इट इन्वॉल्व्स रिट्राइविंग एग्स, रिट्रीव किया जाता है एग को फ्रॉम अ वुमेन ओवरी, उसकी ओवरी से एग को ले लिया जाता है और फर्टिलाइज करवाया जाता है देम विद द स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाया जाता है। दिस फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो कैन देन बी फ्रोजन फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर टू अ वुमेन यूट्रस, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी किया जाएगा तो वो कहाँ पे होगा, अब जैसे सबा ने कहा है कि आउटसाइड द बॉडी एग को फर्टिलाइज करवाया जाएगा तो कहाँ पे होगा, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कंसेप्शन है, ठीक है सबा। और फातिमा कह रही है सब फर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए करते हैं, सब फर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए करते हैं, ठीक है, ओके। और रुजीना कह रही है कि एग इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म इन टेस्ट ट्यूब्स। अच्छा, हम कह रहे हैं कि आउटसाइड द बॉडी होगा। जी, लैब में होगा, फातिमा कह रही है, ठीक है। मारिया कह रही है विद इन यूट्रस होगा फर्टिलाइजेशन बट एन आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन होगा। अच्छा, ठीक है। आप लोगों ने इसके बारे में कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, फिर भी अभी आप लोग सब लोग डिफरेंट रिप्लाई कर रहे हो। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, टाइप ऑफ असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इट इन्वॉल्व्स रिट्रीव किया जाता है, एग्स मैच्योर करवा के निकाल लिए जाते हैं वुमेन की ओवरी से, ठीक है, और फर्टिलाइज करवाया जाता है उन्हें स्पर्म के साथ। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो उसको एम्ब्रियो काउंट किया जाता है, कहा जाता है, और वो जो एम्ब्रियो है उसको फ्रीज किया जाता है, स्टोर किया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है ये लैब में किया जाता है, ठीक है। इनको वार्म और प्रॉपर प्लेस में अंडर माइक्रोस्कोप इनको इनके मीट करवा के और फिर एक कंप्लीट प्रोसेस से इनको ट्रैवल करवा के अंदर एक जगह पे प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। विद इन यूट्रस फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। मारिया, इसको आप थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करो, ठीक है, या नोट्स निकाल के पढ़ो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इन विट्रो और इन विवो में क्या फ़र्क है? अब क्योंकि मारिया का ये कहना है कि ये यूट्रस में होगा, हाँ बिल्कुल सबा सही कह रही है कि वो होगा इन विट्रो। इन विट्रो क्या है, इन विट्रो, अब उन्होंने कहा ना आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो क्या है और इन विवो क्या है?
जी, इन विवो क्या है और इन विट्रो क्या है। समय मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जस्ट हमारा वो है, ये आपके उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपके, क्योंकि हम ये टॉपिक चल रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अदरवाइज मैं आपको ये जब हम करवाएंगे ना इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, उसमें भी ये आपको बताऊंगी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, विवो इनसाइड द फॉर्म है जो फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और क्या है, इन विट्रो का मतलब है कि आउटसाइड। ठीक है, इन विवो विद इन द बॉडी है, और इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड। तो मारिया, अब आपको पता लगा कि उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज्ड जब एग स्पर्म से मिलता है तो वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। और वो फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाई जा रही है, इन विट्रो, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अगर इन विवो होती तो इसका मतलब है कि इनसाइड द बॉडी हो रही है फर्टिलाइजेशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ अब आप लोगों का। मुझे ये बताओ कि क्या जो ये है, क्या आईवीएफ के अंदर ट्विंस होना मस्ट है? क्या ट्विंस होना मस्ट है आईवीएफ में? अगर है तो उसकी लॉजिक बताओ। जी सबा, फातिमा हमारी है। क्या ट्विंस होना कॉमन है आईवीएफ के अंदर? जी हाँ जी फातिमा, रिप्लाई नहीं आया अभी तक। अच्छा फातिमा मैम, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हो जाते हैं, मस्ट नहीं है। अच्छा, बहुत ओवीज के जो एग्स होते हैं। ठीक है, अच्छा मारे करी मैम, प्लीज़ रिपीट कर दें क्वेश्चन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आईवीएफ के अंदर ट्विंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? अगर होते हैं तो उसकी रीज़न क्या है? अच्छा, आप लोग अपना स्लाइड की तरफ देखो, अपने मोबाइल्स की तरफ देखो, सिर्फ आवाज़ नहीं सुननी। मैं आपका स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसमें जैसे मेरे से सबा ने क्वेश्चन पूछा था कि इसको रिपीट कर दें। ठीक है, किसको बोला? प्रोसीजर को। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, आप लोगों को पिक्चर में शो हो रहा है, ये देखो, ये क्या है? सबा देखो, आप भी, आपका क्वेश्चन था, साइमा, मारिया, सबका क्वेश्चन था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आप देखो, स्टेप 1 में क्या किया गया है कि
स्क्रीन बड़ी कैसे हो गई? अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि स्टेप 1 में उन्होंने क्या है कि ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी दी गई, इंजेक्शन लगाए गए पहले, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि इंजेक्शन एक साइड पे दिया हुआ है जिसको लेवल 1 किया हुआ है, ठीक है। लेवल 1 पे आप देख लो साइड पे इंजेक्शन है, पहले उसको थेरेपी दी गई ताकि उसके जो वो है एग्स जो है उनको मिच्योर किया जाए, ठीक है। पहले एग्स को मिच्योर किया, जब वो मिच्योर हो गए हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, रिट्रीव कर लिया गया, कहाँ से? ओवरीज से, ठीक है। और उसको स्टोर किया गया एक प्रॉपर कंटेनर में, बॉटल में, ठीक है। सेकंड स्टेप उन्होंने क्या, पहले उन्होंने और उस एग्स को मिच्योर करवाया, सेकंड स्टेप क्या लिया कि एग को पिक कर लिया, ठीक है। थर्ड क्या किया कि स्पर्म्स की प्रिपरेशन करवाएगी, जिस तरह एग्स को प्रिपेयर किया गया उसी तरह स्पर्म्स को प्रिपेयर किया गया। समझ आ रही है आप लोगों को? फोर्थ स्टेप क्या है, उन्होंने एग की फर्टिलाइजेशन करवाई। कैसे? उन्होंने एक आर्टिफिशियल मीडिया क्रिएट किया, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि जहाँ पे एग्स छोड़े गए और वहाँ पे एग्स थे और वहाँ पे स्पर्म भी जो हैं प्रोवाइड किए गए। तो उसमें से जो एग्स ज़्यादा फर्टिलाइज हो, जो प्रॉपरली फर्टिलाइज हो जाएंगे, उनको वहाँ से ले लिया जाएगा, ठीक है। और जब एग्स मेच्योर हो गए हैं, फिफ्थ स्टेप में आप देख सकते हो कि इनको देखा कि कौन कौन से एग्स जो हैं वो मेच्योर हुए हैं, सारे स्पर्म एक ही एग को लगे हैं या फिर अलग अलग हैं। ये इस पिक्चर में ये जो स्टार बना हुआ है, सन बना हुआ है, इसे आप देख सकते हो। तो जो एग मेच्योर हुए उनको देखा कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी क्रोमोसोम बन रहे हैं या नहीं, ये आप देख सकते हो। इनकी मल्टीप्लिकेशन फिफ्थ के अंदर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और जैसे ही इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है तो इनको थ्रू प्रॉपर चैनल लिया सिरिंज में, ठीक है, या जिस भी तरीके से इन्हें ड्रॉप करना था लेके यूट्रस के अंदर उनको डाल दिया, ठीक है। यूट्रस के अंदर फिक्स कर दिया। और आप ये देख सकते हो 6 वाले में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जहाँ पे किया जा रहा है, ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर होगा और बहुत सेफ एंड साउंड जो है वो ये प्रोसीजर किया जाता है और प्रॉपर तरीके से और एहतियात के साथ यूट्रस के अंदर उसको ड्रॉप कर दिया एम्ब्रियो को, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ओवम है वो मदर का है और जो स्पर्म है वो फादर का, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, कैन्युला के थ्रू जो है वो इंसर्ट कर दिया गया यूट्रस के अंदर, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं हुई समझने में? स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज है, ये हम देख सकते हैं। अब इसमें कैसे है, पहले मेडिसिन देके, ये भी वही है, ये भी IVF है। समझ आई आपको? ठीक है, मारिया को समझ आ गई है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लास्ट में एम्ब्रियो को इंसर्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर ही करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इस पिक्चर में आप देखो, फर्स्ट में स्टिमुलेशन कराई, मेडिसिन दी, टोटल 6 स्टेप्स ही हैं, ठीक है। उसमें भी मेडिसिन दी थी, स्टिमुलेट करवाया। सेकंड पे क्या किया, एग रिट्रीव कर लिए ओवरी से, ठीक है, और फर्टिलाइज कर, फिर एग भी ले लिए, स्पर्म भी ले लिए, ठीक है, दोनों चीज़ें रिट्रीव कर ली हैं। थर्ड पे फर्टिलाइज करवा लिया है। फोर्थ पे क्या किया है उन्होंने कि उनको उनकी मीटिंग करवा ली, फर्टिलाइज्ड हो गए हैं, उनको फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद क्या किया कि डे 3 और 5 पे एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया और 14 डेज़ पे टेस्ट को चेक कर लिया, बीटा HCG, ठीक है। और जो एक्सेसिव एम्ब्रियो हैं उनको फ्रीज़ भी कर लिया जाता है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो वो काम आ सके, अगर ये वेस्ट हो जाता तो, ठीक है। एक और चीज़ होती है, मैं आपको एक और बात दिखाती हूँ कि मैंने आपको याद होगा कि एक दफ़ा पढ़ाया था कि जो है ना स्पर्म इतने मैच्योर नहीं होते कि वो ट्रैवल करके एग तक जा सकें, ठीक है, कुछ लोगों के। तो उसके लिए इंजेक्ट करके ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को। उसकी इमेज ये है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसको इंजेक्ट किया जा रहा है अंदर ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ये इतना मोटाइल नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है और बहुत मुश्किल से कर पा रहा है सर्वाइव, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये भी एक तरीका है, ठीक है। समझ आइए सबको? हाँ जी, सबको समझ आइए?
अच्छा, और एक और चीज़ ये है कि इसके चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं कंसीव करने के, सर्वाइव ज़्यादा ट्विंस होने के, क्योंकि इसमें ना आर्टिफिशियली मैच्योर किया जाता है मेडिसिन के थ्रू, जो है वो उसको स्पर्म्स को भी और ओवम को भी, तो इस वजह से वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और मैक्सिमम एग्स ले लिए जाते हैं और मैक्सिमम ओवम ले लिए जाते हैं, ताकि अगर इतना बड़ा रिस्क लेके कोई कोशिश कर ही रहा है तो उसे जो है वो प्रॉपर फैसिलिटी हो इतने महंगे प्रोसीजर करवाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि उन्हें ज़्यादा ही मिल जाए, ठीक है। ये देखो, जैसे एक तरफ एग है और एक तरफ स्पर्म है, और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया कि उसके अंदर इनको मीट करने के लिए छोड़ा गया, ठीक है। अब ये देखो इस पिक्चर में जैसे शो हो रहा है, अगर इस एक एग को तीनों के तीनों स्पर्म इसमें चले जाते हैं तो इट्स मीन के ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। ये जैसे ये है, इसमें एक ज़्यादा एक्टिव है, दो कम है, इस तरह की सिचुएशन भी होती है। ये ICSI है, ठीक है। इसमें ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को। अब ये देखो, एक और चीज़ होती है जिसमें डोनर एग लिए जाते हैं IVF के, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है और डोनर का एग लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ स्पर्म डोनर नहीं होते, एग डोनर भी होते हैं, ठीक है। कि जैसे कपल है, उनकी मदर जो है उसके एग्स मैच्योर नहीं हो रहे, ठीक है, तो उनको मदर के उनको एग चाहिए कहीं से, स्पर्म्स, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करते हैं कि एग डोनेशन के लिए लेते हैं और स्पर्म नॉर्मल यूज़ करते हैं और उनका ब्लास्टोसिस्ट बनवाते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो बनवाते हैं और वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इसे डोनर एग IVF कहते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रोसीजर है, इससे कपल हैप्पी हो जाता है। हाँ, शीट नहीं दी किसी ने भी, रजिस्टर पे लगानी, पता नहीं, रजिस्टर पे मेरे ख्याल लगानी, मैंने ये यूज ही नहीं किया, ये वैसे भी टूटा सा है। नहीं, इसमें से आवाज आ रही थी, उस सिस्टम पे आवाज आ रही है, पता नहीं, मुझे मेरे मसला हो रहा था, मैं आ गई फिर इधर। ये देखो डोनर, प्लानिंग फॉर डोनर एग IVF, अच्छा है ना, ये भी होना चाहिए, डोनर एग वाला भी एक अच्छा प्रोसेस है, वरना मेल जिनसे हो सकते हैं बेबी, वो फिर औरतों को तलाक दे देते हैं कि हमारा फॉल्ट नहीं है, फीमेल का है। अगर हम मेल डोनेशन ले सकते हैं तो फीमेल की भी लेनी चाहिए। ये भी एक प्रोसीजर है। इसमें क्या हुआ, रेसिपिएंट है और डोनर है, एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन की गई है, ओवेरियन स्टिमुलेशन की गई, एग रिट्रीव किए गए, IVF किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, ओके हो गया, और उसके बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कर लिया, ठीक है। सिस्टम को दोबारा से रिचार्ज इसको रिफ्रेश करो कि अभी आवाज आ जाएगी, जो इसको आवाज आ सकती है तुझे भी आएगी। Okay, similar scheme that aims to give a reliable, objective way of recording the conscious state of patient of coordinating and well as subsequent assessment. Hello, आवाज आई कि नहीं आई? अभी अटेंडेंस लगा लो आप लोग अपनी।
बता रही है। अच्छा, चलो ओके बच्चों, खुदा हाफिज। So, ये आपका neurological scale